सुंदर जगह खड़ियाए रहे होते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन जब आपका मन था कि कूड़े करकट में खड़ियाना है तो ठीक है, यहीं ले। पत्रकार होने के नाते मखौड़ा धाम को लेकर क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? में यहाँ की गंदगी दिखा दी जाए तब मैं विश्लेषण करूंगा कि एक पत्रकार के रूप में। आप अपना कैमरा घुमा दीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मखौड़ा धाम के नाम पर राजनीति होना बंद हो जाए, ये मैं चाहता हूँ, इस जिले की हुकूमत से चाहता हूँ और प्रदेश की हुकूमत। अपने बारे में बताओ, कुछ जो सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं। हमारा ये बताइए हमको पहले भैया कि तो आपके पास कार हो गई या फॉर्च्यूनर हो गई और 20 लोगों को आप गाड़ी में बैठाने की व्यवस्था आपके पास हो गई, आप सबसे बुद्धिमान आदमी हैं, तो मेरे जाने के बाद कहते बड़ा चूतिया आदमी है। अच्छा। तो हम कहे हाँ भाई चूतिया आदमी है, तो यहाँ तमाम देहाती भाषा का, तमाम अवधी भाषा का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, कई समझेंगे ये तो अनपढ़ रिपोर्टर है। यहाँ पत्रकारिता तो बहुत निचले स्तर पर है, यहाँ खबर बनाने का पैसा लिया जाता है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी 3 स्तंभ बनाए गए हैं, उसको ये नहीं कहा जाता कि माना जाता है, उसको लिखित आप पढ़ते हैं और इसको माना जाता रहेगा। अब तो आज आप देख रहे हैं हमारी नजर में तो अब ये हिला हुआ स्तंभ हो गया और हमारी आने वाली पीढ़ी में अगर उखड़ जाएगा, उखड़ा हुआ चला रहे हैं। आप यहाँ कभी इस आईएएस को लेकर आ रहे हैं तो किसी राम खिलावन को लेकर आ रहे हैं, अच्छा है ना, एक बार राम खिलावन जा रहा है और राम खिलावन आज के टाइम में देखा जा रहा है लोग गृह मंत्रालय के अंडर में ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल हाँ। तो जब से आपकी शादी हुई है आप अच्छे नेताओं की वार्ड लगा रहे हैं। निपटा तो निपटूंगा नहीं, और इस हमने भरोसा दिला, हम कहते तुम इस चीज से तो जिंदगी में नहीं घबराना, हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक ये गूगल जो है। धाम में आए हुए हैं, बढ़िया चल रहे हैं, एकदम मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मजा तो एक पैसा का नहीं आ रहा, दुख मजा नहीं आया। नहीं, एक पाता हूँ कि रिस्की रिपोर्टर्स को आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप सभी हमको देखते हैं, कभी हमने अधिकारियों का इंटरव्यू किया, कभी नेताओं का इंटरव्यू किया, तरह तरह के इंटरव्यू आप सभी हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। हमने पत्रकारों से भी बातचीत किया है जो कि हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार थे, लेकिन आज इसी कड़ी में हमारे साथ में एक युवा पत्रकार जुड़े हुए हैं जो कि आप सभी लगातार इनको देखते हैं, जो कि रिस्की रिपोर्टर आपका चैनल है, उसके आप मालिक हैं और उसके माध्यम से लगातार आप बस्ती की खबरों को, चाहे वो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई जितनी खबरें आप देखते हैं वो आप सभी उसमें आशुतोष ओझा को जरूर पाते हैं। तो ऐसे युवा पत्रकार बस्ती जनपद के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और मज़ा के साथ में आप सभी को बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिएगा और आशुतोष ओझा जी की बातों को सुनने के लिए आप सभी इंतजार कीजिए। सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और पहले तो सैल्यूट आपके इस जवानी को, और जितना प्रश्न होगा दाग दीजिएगा, हम आज बहुत दागेंगे सर। हाँ बिल्कुल, आप बहुत मन में भरा है और ऐसी जगह आप ले आए हैं कि हमारा मन भी कर रहा है कि जितना मन होगा उतना प्रश्न करिएगा। कि ये वर्तमान सरकार की ऐसी धरती पर मैं खड़ा हूँ जिस धरती पर सरकार आती हो, सरकार चली जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिगड़ी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर जरूर आप दागिएगा प्रश्न, जहां मुझे आप लेकर चले आए हैं। हम तो चाह रहे थे कहीं ठीक ठाक और सुंदर जगह खड़ियाए रहे होते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन जब आपका मन था कि कूड़े करकट में खड़ियाना है तो ठीक है, यहीं ले लीजिए। बताइए, क्योंकि आज आपका मखौड़ा धाम में आगमन हुआ है, लगातार आप बस्ती जनपद इतना बड़ा है और लगातार आप हर जगह जाते हैं, हर जगह कवरेज करते रहते हैं, जमीनी रिपोर्ट्स आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कई बार आपका देखा गया कि फेसबुक के माध्यम से आप बहुत बढ़िया विश्लेषण भी करते हैं, एकदम बढ़िया अवधी भाषा में। तो मखौड़ा धाम में इस भूमि पर आप खड़े हुए हैं, माता मनोरमा के तट पर, तो एक पत्रकार होने के नाते मखौड़ा धाम को लेकर क्या विश्लेषण करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक पत्रकार के रूप में अगर हमारा विश्लेषण आप जानना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि आपका कैमरा पहले नीचे घूम जाए और उस कैमरे में यहाँ की गंदगी दिखा दी जाए, तब मैं विश्लेषण करूंगा। एक पत्रकार के रूप में आप अपना कैमरा घुमा दीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कैमरा घुमा के और यहाँ की सफाई देखिए। मोदी सरकार जो है वो स्वच्छता अभियान जैसे ही सरकार बनी थी मोदी जी का पहला लक्ष्य यही था कि स्वच्छता अभियान, पहले देश में स्वच्छता लाई जाए। तो स्वच्छता का मतलब खाली ये नहीं था कि हम सड़कों की गंदगी साफ कर देंगे। स्वच्छता का मतलब मोदी जी का, जो मुझे जहां तक लगता है कि मोदी जी का लक्ष्य ये था कि स्वच्छता का मतलब है इंसान अंदर से और बाहर से दोनों स्वच्छ हो जाए। ठीक, अब दोनों की स्वच्छता की बात करें, हम अपने अंदर की स्वच्छता को तो आप किनारे फेंक दीजिए, जितना गंदगी है, ये जितना गंदगी है, हम सबसे पहले कहेंगे जब हम अपने बाहर सामने की गंदगी को नहीं साफ कर पाएंगे तो हम अपने अंदर की गंदगी क्या साफ करेंगे? यही मनोरमा तट और यही मखौड़ा धाम,
यही यही है ना, यहाँ यहीं पर राजा दशरथ ने पुत्रेश यज्ञ किया था। यही वाला स्थान है कि वशिष्ठ मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। कौन सा है आप बताइएगा। हम बहुत ज्यादा इसका नहीं, हम पत्रकार की निगाह से इसको देखेंगे। हम पौराणिक कथाओं को वो जो गूगल पे मिल जाए, जो किताबों में मिल जाए, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि इस जगह का अगर सफाई हो चुका है, अखबारों में और चैनलों पे चल चुका है कि इसकी सफाई हो चुकी है, तो जमीनी हकीकत क्या है ये दिखना चाहिए। और जमीनी हकीकत कुछ साफ नहीं हुआ है। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी भी आए थे, विधायक जी हमेशा बिल्कुल, मैं कहा मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर तमाम बन रहा सारा है। विकास हो रहा है, तो सुनते रहते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि अखबारों में, चैनलों में, हर जगह पर अगर यहाँ मुख्यमंत्री जी चल के आ रहे हैं, हाईवे से इसकी दूरी कितनी होगी? 12-15 किलोमीटर कितना है? बस यही लगभग 12-15 किलोमीटर हाईवे से अगर योगी जी चल के आ रहे हैं, विधायक जी यहीं के हैं, सांसद जी यहीं के हैं, और वर्तमान में भाजपा की सरकार भी हो और सरकार चल के आ रही हो, उसके बाद अगर ये व्यवस्था है तो इसमें कोसा किसे जाए? हम विपक्ष को कोस दें क्या? हम बता दें अखिलेश यादव तुम इस्तीफा दे दो, मायावती तुम इस्तीफा दो, हम जवाहरलाल नेहरू से इस्तीफा मांग ले? इस्तीफा मांगने का है तो इसको, ये सरकार के सामने प्रश्न है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसको इतना ज्यादा फैलाइएगा, इतना ज्यादा ये पहुंच जाए लोगों के पास, या तो यहाँ का ये स्वच्छता हो जाए या फिर मखौड़ा धाम के नाम पर राजनीति होना बंद हो जाए। ये मैं चाहता हूं, इस जिले की हुकूमत से चाहता हूं, और प्रदेश की हुकूमत से चाहता हूं, और देश की हुकूमत से मैं चाहता हूं। कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ जो सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं। हमारा ये बताइए हमको पहले भैया कि आज के टाइम में आप पत्रकारों को देख रहे हैं, कितना हाई फाई बन के जाते हैं। हमको लगता है उनके शरीर पर 2-4-10 हजार की ड्रेस रहती है जब वो स्टूडियो में जाते हैं, लेकिन और गमछा बांधने की तो बतिए बहुत दूर है, वो तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो कभी आप नहीं सोचे कि हम बांध रहे हैं, कहीं हमारा लोग सोचें कि ये गमछा कहाँ है? जैसे हम यही लॉकडाउन से तो बस्ती जिला में आया, ठीक, और लगभग 13 साल हम इलाहाबाद में गुजारे। तो इलाहाबाद की माटी में पला बढ़ा, और वही मटिया कुलालगियाँ से हमको चिपके रहती है। तो इलाहाबाद में क्या होता है, हम लोग 25 गज के कमरे वाले हैं, और हम लोग का प्रिय भोजन दाल भात चोखा, और 10 से 1 तक लाइट जाया करती थी। अब प्रयागराज हो गया है, मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। तो 25 गज के कमरे में दाल भात चोखा और एक रेडियो जिस पर विविध भारती, ये हम लोग सुन के पले बढ़े हैं। हम लोगों के अंदर कभी ये दिखावा की चीज आ ही नहीं सकती है। इसलिए नहीं आ सकती है, जब आप अपने जीवन की वास्तविकता को समझ जाएंगे तो ये बाह्य आडंबर अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। बस्ती जिला जब मैं आया तो पहली बार मैं देखा यहाँ सबसे बौद्धिक व्यक्ति वो है जिसके पास 4 कार है। अब अगर आप गए अमीर बन के आगे, 4 ठू आपके पास कार हो गई या फॉर्चूनर हो गई, और 20 लोगों को आप गाड़ी में बैठाने की व्यवस्था आपके पास हो गई, आप सबसे बुद्धिमान आदमी है, आपका बस्ती जिला है। ये मैं लॉकडाउन में आने के बाद जाना। अच्छा, मैं क्या है, मैं साइकिल वाला आदमी हूँ, तो हम साइकिल वाले या कभो कभो मोटरसाइकिल मांग लिए, तो मोटरसाइकिल और साइकिल से जब चलते थे, हम अपनी बात कहीं रखें तो मेरे जाने के बाद कहते बड़ा चूतिया आदमी है। अच्छा। तो हम कहे हाँ भाई चूतिया आदमी है। तो यहाँ का बौद्धिक स्तर, ये खैर ये लोगों की गलती नहीं है। नहीं, आप तो देख रहे हैं, आज तो लोग बहुत हाई फाई होते जा रहे हैं। जो ज्यादा इंग्लिश बोलता है उसको ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, उसको ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। और ऐसे हम लोग बोलेंगे जैसे तमाम देहाती भाषा का, तमाम अवधी भाषा का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, कहीं समझेंगे ये तो अनपढ़ रिपोर्टर है। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही दाग दिया है प्रश्न, कि अगर यहाँ खड़ी हिंदी बोलो या अंग्रेजी बोल दो तो लगता है तो इसका पैमाना इतना ही क्यों, लिमिट क्यों रखा गया? इसका पैमाना से वो सरकारी नौकरी से जोड़ लीजिएगा। जैसे गांव में तुम गए हो इलाहाबाद पढ़ाई करने, और वहाँ अगर कुछ नहीं बने तो असफल हो गए, और चपरासी बन के भी आ गए तो फलाने की लड़की चपरासी। यहाँ सरकारी नौकरी को सफलता का, बौद्धिकता का प्रमाण मान लिया जाता है। मेरा अनुभव रहा कि मैं वहाँ से छोड़ के आया लॉकडाउन में एकदम बेरोजगार, और उसके बाद जब यहाँ पत्रकारिता करने आया तो मैं पहली बार तो ये बताइए, इस सिविल के चक्कर में डीएम साहब का भूत चढ़ा हुआ था, ये पत्रकार कैसे बन गया? हाँ, डीएम साहब का भूत जब चढ़ा था तो असल में क्या था कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मैं सबसे पहले मास कम्युनिकेशन का ही सोचा था। मैंने परीक्षा दिया और दोनों परीक्षाओं में मैं निकल भी गया। जब निकल गया तभी तो मेरे अंदर एक महागुरु मिल गए हमको, मठाधीश। उन्होंने कहा यार तुम्हारा दिमाग इतना तेज है, तुम कलेक्टर बनो। तो हम भी कहे कि यार ये तो बात सही कह रहा है, जब इतना तेज दिमाग है तो कलेक्टर बन लिया जाए। तो कलेक्टर बनने के लिए हम वहाँ कुल मिला के 5 साल हमने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी पढ़ाई बेकार गई। जब मैं लॉकडाउन में आया यहाँ पर, और पत्रकारिता मैं वहीं लखनऊ से ही शुरू कर दिया था, लेकिन मैं ऑफिस की नौकरी करता था। और जब बस्ती ज़िले में आया
तो हमने देखा कि यार यहाँ पत्रकारिता तो बहुत निचले स्तर पर है। यहाँ खबर बनाने का पैसा लिया जाता है। आप एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपनी आवाज़ अगर हुकूमत तक पहुंचाना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले बता दिया जाता है तेल पानी का खर्चा दे दो। पत्रकार भी मजबूर है, अगर वो पैसा ना ले तो अपने घर पे सब्जी नहीं ले जा पाएगा, और राम खिलावन मजबूर है अगर 1500 रुपया आपको दे देगा। ठीक, अब मैं एक प्रश्न आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी इस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि आपने बताया सिविल की हमने तैयारी किया है, तब तो आपने लोकतंत्र का 3 स्तंभ जो इतने दिन से सुन रहे हैं उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन उसको पढ़ा जाता है संविधान में। उसको ये नहीं कहा जाता कि वो भी तीनों स्तंभ जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी 3 स्तंभ बनाए गए हैं, उसको ये नहीं कहा जाता कि माना जाता है। उसको लिखित आप पढ़ते हैं और इसको माना जाता है, ये क्यों? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही कहा जाएगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको माना जाएगा, ये बन नहीं पाएगा। कारण क्या है कि जब ये चीजें कही जाने लगी और अगर ये आज तक कही गई होती तो शायद ये होता कि कल को इसको मान लिया जाता, लेकिन आज तक एबीपी न्यूज़, फलाना न्यूज़, धमाका न्यूज़, ये सब न्यूज़ चैनल जब आए और इन्होंने क्या किया, पत्रकारिता का व्यवसायीकरण कर दिया। तो जब किसी भी चीज़ का व्यवसायीकरण हो जाएगा और संविधान में कोई भी चीज़ अगर बनाई गई है तो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए बनाई गई है, लेकिन जब व्यवसायीकरण हो गया तो अंतिम व्यक्ति से मतलब खत्म हो गया, इसलिए यह माना ही जाता रहेगा। अब तो आज आप देख रहे हैं हमारी नज़र में तो अब ये हिला हुआ स्तंभ हो गया और हमारी आने वाली पीढ़ी में अगर उखड़ जाएगा, उखड़ा हुआ स्तंभ हो जाएगा। लोकतंत्र का उखड़ा हुआ स्तंभ इसको मैं मानता हूँ। 2-4 पत्रकार अगर निकलता भी है, आज मैं बता दूं, हम कहे आपको एक ही चीज़ बता रहे थे, इस जिले में आया तो पत्रकारिता का जब ये हालत देखा तब मैंने सोचा कि अगर मैं 20,000 रुपया कमाता हूँ तो मैं 10,000 रुपया वंचितों की आवाज़ पर खर्च करूंगा। और आप ये 3 महीने से देख रहे होंगे, एक भी आदमी, एक भी वंचित की आवाज उठी होगी और वो चाहे हमारे घर से 50 किलोमीटर रहा होगा, मैं अपने खर्चे से उसकी आवाज उठाने जाता हूं और ये मैंने ठाना है। आज मैं एक जिले में जा रहा हूं, मैं 2 जिले में जाऊंगा और ये अपनी जिंदगी, अपनी इस चलती सांस तक मैं गरीबों की आवाज उठाऊंगा और मैं 10,000, 20,000, 30,000 मैं गरीबों के लिए कमाऊंगा। वो मेहनत मैं करूंगा और ये मैं चाहता हूं, मैं इस जिले के पत्रकारों में चाहता हूं, हम तुमको कुछ दे पाए ना दे पाए, लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि जब मैं आया था लोग बाइट लेना जानते थे, कैमरे में आते नहीं थे, आज कैमरे में आने लगे हैं। ये मुझे खुशी है कि मेरे आने से इस जिले में अगर यहाँ का पत्रकार कैमरे में आने लगा तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी इस जिले को कुछ दे रहा हूँ। आज गरीबों की आवाज मैं उठाया हूँ, कोई और पत्रकार उठा देगा। हमारा लक्ष्य है ये नहीं, हम ये नहीं कि हम आसमान पे निकल जाए, आप ना कर पाओ, आप करोगे और मुझे खुशी मिलेगी। जो मैं कर रहा हूं उसको और पत्रकार करेगा और मुझे खुशी मिलेगी। तो हमारा जो लक्ष्य है एकदम क्लियर है, मैं कर रहा हूं, आप भी करो, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। आपके काम से मैं क्यों खुश होता हूं? आप इंटरव्यू चला रहे हैं, आप यहाँ कभी इस आईएएस को लेकर आ रहे हैं तो किसी राम खिलावन को लेकर आ रहे हैं। अच्छा है ना, एक बार राम खिलावन जा रहा है और राम खिलावन का लड़का आईएएस बन रहा है तो आप दिखा रहे हैं कि आपका बच्चा भी बन सकता है। तो ये चीजें, ये कोई भी इस जिले में करेगा उसको सबसे पहले सलामी मैं ठोकूंगा, चाहे जो भी व्यक्ति रहे। यहाँ पत्रकारिता में जानते हैं, पत्रकारिता में कंपटीशन हो गया है। वो छोटा वाला पत्रकार है, वो बड़ा वाला है, वो माइक वाला है, वो अखबार वाला है। ये भावना से मुक्त होना। और जब ये पत्रकारिता पर जो आपने प्रश्न किया है, जब ये शब्द आया था ना, तब पत्रकारिता का मतलब होता था कोई कहीं भी काम करता था लेकिन उसे पत्रकार परिवार कहा जाता था। आज परिवार नहीं, अब सब बंटे हैं आपस में। अभी हमारा टांग फंसेगा तो वो दूसरा वाला खींच देगा, इस तरह की। तो मैं बस्ती जिले में हूं तो इसलिए यहाँ के जिले के सारे पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से यह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस भावना से निकलकर एक दूसरे का सहयोग करें, और कुछ नहीं कर सकते तो महीने में कम से कम 10 गरीबों की आवाज़ अपने खर्चे पर उठाना सीख जाइए। पत्रकारिता फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाए। ये बताइए कि आपने ये जो फेसबुक पर विश्लेषण करते हैं, अच्छे की हालत खराब कर देते हैं, ये भी कहा जाता है आपको। कभी कहा जाता है कि आप कॉमेडी भी कर देते हैं उसी में, तो ये कैसे सीख लिए इतना? ये इस पर तो मैं इसलिए नहीं कुछ कहूँगा। ये मैं माँ सरस्वती जी का मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, और ये उनका आशीर्वाद है और हमारे माँ बाप का संस्कार है। ठीक है, मैं सरस्वती विद्या मंदिर का बच्चा हूँ। बताइए सर कि आज के टाइम में देखा जा रहा, लोग गृह मंत्रालय के अंडर में ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो जब से आपकी शादी हुई है, आप अच्छे नेताओं की वार्ड लगा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तमाम सारी समस्याओं को उजागर करते हैं, सबकी पोल खोलते हैं।
तो कभी घर में कोई पोल खुली है आपकी? मंत्रालय तो बड़ा टाइट रहता है इस मामले में, लेकिन हम और टाइट रहते हैं। अच्छा। हम इस मामले में ज्यादा टाइट हो जाते हैं। हम सीधा सा बात, उनको डर लगता है। मैं इस तरह का काम करता हूँ, रिस्की काम करता हूँ, तो उनको डर लगता है कि मेरा और कौन रहेगा। ठीक है, और आपको कभी ये टेंशन ही नहीं रहता कि आपका बीवी है, आपका बच्चा है। तो हमने कहा एक चीज़ ये बता दूं, ये कोरोना आया था, मैं समझाता भी हूँ, वो कहती भी है कि मैं अपने बच्चे को जिंदगी में सिविल की तैयारी नहीं करने दूंगी। ये लोग इतना जो पढ़ लेता तो थोड़ा पागल टाइप का हो जाता है। हमने कहा कोरोना आया था, निपटने वाले निपट गए, बच्चे जब कोरोना में नहीं निपटा तो निपटूंगा नहीं। और इस हमने भरोसा दिला, हम कहे तुम इस चीज़ से तो जिंदगी में नहीं घबराना, हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक ये गूगल जो है और जो यूट्यूब है, इस पे पहले जब आंसू अनार रिसर्च किया जाएगा, जब तक ये सबसे ऊपर आने नहीं लगेगा, मैं मरूंगा नहीं, घबराना नहीं। और वो इतना बड़ा टारगेट इसीलिए हमको, जानते हैं ना, हमको इतना आशीर्वाद मिलता है जिसके लिए मैं जाता हूँ, लड़ जाता हूँ। ठीक है, विरोध हो जाता है। मैं किसी गांव में गया, गरीब की आवाज उठाए, प्रधान हमसे नाराज हो गया, यही होता है। अगर हमसे प्रधान नाराज होकर और 150 उस गांव का गरीब हमको आशीर्वाद देता है, तो उतनी बड़ी ताकत हमको पैसे से थोड़ा मिल पाती है। तो ये मैं बटोर रहा हूँ, इसलिए हमको डर वर नहीं लगता है। और डरना क्या है भाई, चले इनसे डर जाएं तो गरीबों का आवाज ना उठा पाए और रोडे पे मर जाएं, तब क्या करेंगे? तब तो एक साल अधूरा रह जाएगा सपना ही हमारा। आज आप यहाँ मखौड़ा धाम में आए हुए हैं, बढ़िया चल रहे हैं, एकदम मजा ले रहे हैं। मजा कहाँ ले रहे हैं? मजा तो एक पैसा नहीं आ रहा, दुख मजा नहीं आया। नहीं, एक पैसा मजा नहीं आया। इतना दुख हमको आज हो रहा है कि मखौड़ा, देखिए आज मैं मखौड़ा रुका हूँ तो गुस्सा भी आया कुछ? गुस्सा तो इतना आया, किसके ऊपर आया? हम सरकार से गुस्साएंगे और किससे गुस्साएंगे? हम सांसद विधायक यहाँ के कुल वह सरकार में है सब, हम सब से गुस्साएंगे कि अब फिर वही प्रश्न दोहरा देंगे, या तो मखौड़ा शब्द को राजनीति से हटा दीजिए या मखौड़ा को सुंदर बना दीजिए। दोस्तों, अभी तक आप सभी युवा पत्रकार आशुतोष ओझा जी को सुन रहे थे, जो कि रिस्की रिपोर्टर के मालिक हैं। तो आप सभी ने, रिस्की रिपोर्टर, मैं आपकी बात को रोकूंगा, मैं आप सभी से चाहूंगा भी, और जगन्नाथ भाई के इस चैनल से मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि रिस्की रिपोर्टर्स को आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, और वो सहयोग आप लोग देंगे हमको तो निसंदेह आज हम 2-4 हजार 2000 में चल रहे हैं, 2-4 गरीबों की आवाज़ उठा पा रहे हैं। लेकिन आप सभी का सहयोग रहेगा तो इसमें निसंदेह मैं बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं आपके साथ सबसे पहले 24 घंटा 7 दिन खड़ा नजर आऊंगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप लोग करिएगा। निश्चित रूप से मैं भी कहना चाहूँगा कि जो ये रिस्की रिपोर्टर चैनल आप सभी यूट्यूब पर जैसे ही सर्च करेंगे आप सभी को मिल जाएगा, और उस पर लगातार आप सभी आशुतोष जी को उस पर आवाज़ उठाते हुए गरीबों की सुनेंगे। ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट ये जाते हैं, वहाँ पर क्या समस्या है उसको कवर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए निश्चित रूप से बुलाइए आशुतोष जी को, और उस चैनल को भी आप सपोर्ट करिए, क्योंकि जब चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी उसकी आवाज़ बहुत दूर तक, दिल्ली तक पहुंचेगी। तो इसलिए आप सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से हमने युवा पत्रकार जी से जब बात किया कि बस्ती में आप रहकर क्या सीख रहे हैं पत्रकारिता को लेकर, आज की आधुनिक पत्रकारिता कहां पहुंच चुकी है, केवल ये जो चौथा स्तंभ आप मीडिया का हमेशा सुनते हैं, जो कि पढ़ाई करने वाले भी बच्चे सुन रहे होंगे, तो ये केवल माना जाएगा या इसको और कुछ आगे बढ़ाना है अभी? तो इस पर बयान सामने निकल कर आया पत्रकार साहब का कि अभी यूनिटी की ज़रूरत है, अभी हम लोग यूनिटी में नहीं है, इसलिए हम लोग बिछड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, और ये जो खंभा गड़ा हुआ है ये गिरने वाला है, ये उखड़ने वाला है। तो इसलिए इसको उखाड़ना नहीं है, इसको बढ़िया सीमेंट और मोरंग डालकर उसको जमा देना है, तब ये नहीं कहा जाएगा कि माना जाता है, तब ये एकदम पक्का हो जाएगा। बिल्कुल 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 निसंदेह एकजुटता जरूरी है। एकजुट हो जाएंगे तो ये अपने आप ही मजबूत खंभा तैयार हो जाएगा, और तब ये माना नहीं जाएगा। और इसको सरकार क्या है, सरकार भी मजबूर है, वो जान रही है कि इन लोग को फूट डालो, राज करो। तो सरकार को तो अगली बार भी सरकार बनाना है, तो एकजुट होने नहीं तो इसीलिए पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। और दोस्तों, ये आज हमारा अलग टाइप का इंटरव्यू रहा, हमने युवा पत्रकार से बात भी किया और आप सभी ने इतना सुना इसको, तो काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई। तो मुझे लगता है कि ये आपको मज़ा भी आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये जानकारी और जो ये इतनी अच्छी वीडियो बनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी सके, इसलिए आप सभी हमारे साथ बने हुए थे। इसके लिए आप सभी को भी धन्यवाद। साथ में हमारे रिस्की रिपोर्टर के मालिक आशुतोष ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उतना दूर से चलकर आए हमारे मखौड़ा धाम में, आपने इतना सब कुछ समय दिया। हमारे तो समय, हम अकेले समय देकर क्या करते, हम आते घूम घाम के निकल जाते, समझिए आपने दिया महाराज, इसको मानिए आप। धन्यवाद।